हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार नीति के बारे में। किस तरह उन्होंने डूबती हुई रूस को, जिस प्रकार से रूस का जो सभी दिशा में, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सैनिक हो, सब चीज पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था, पूरी तरह से डूब गया था। उसको किस तरह से सुधार करके फिर से एक नई मोड़ दी उसको। तो इसी के पर चर्चा करेंगे हम अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार पर। किस तरह से उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को सुधार की, न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से अपने आप को उभारा, फिर से रूस को उसी तरह बनाया जैसे पहले क्रीमिया के युद्ध से था पहले। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हो सके तो जो दोस्त पढ़ रहे हैं तो अपने अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उसको भी हेल्प मिल सके। दोस्तों, अब चाइना एंड जापान भी मैं करवा ही रहा हूँ। चाइना एंड जापान में आपको प्रथम अफीम युद्ध और द्वितीय अफीम युद्ध करवा चुका हूँ, और रशिया की हिस्ट्री में पूर्वी समस्या करवा दिया हूँ मैं। आज करवाऊंगा आपको अलेक्जेंडर द्वितीय की सुधार नीति के बारे में। आइए हम लोग बिना टाइम गवाए बात करते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय के बारे में। दोस्तों, अलेक्जेंडर द्वितीय या जार निकोलस प्रथम का पुत्र था। जब जार निकोलस प्रथम की मृत्यु जो दोस्तों 1855 ईस्वी में हो जाती है, उसी टाइम उसके नेक्स्ट उत्तराधिकारी के रूप में आते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय, सर अलेक्जेंडर द्वितीय। उस टाइम जब आते हैं तो वो समस्या काफी उथल पुथल थी। रूस पूरी तरह से अस्त व्यस्त थे और क्रीमिया के युद्ध में व्यस्त थे। और उसी के दरमियान 1855 में ही यह गद्दी पाया और रूस क्रीमिया के युद्ध में हार जाती है। हारने के बाद इसका बहुत बड़ा लेवल पे अपमान होता है और अपमानजनक एक संधि भी करनी पड़ती है अलेक्जेंडर द्वितीय को। वो संधि होती है दोस्तों पेरिस की संधि। इस संधि होने से रूस के लोगों में असंतोषजनक की भावना उत्पन्न होती है। उन लोग सुधार की मांग पर खड़े उतरने लगते हैं। सभी के दिल में विद्रोह करने का इच्छा करने लगता है। इन सभी को देखते हुए अलेक्जेंडर द्वितीय को लगा कि नहीं, हमें अभी सुधार करने की आवश्यकता है। यह बात दोस्तों हम बेशक कह सकते हैं। अलेक्जेंडर द्वितीय जो था दोस्तों, वो केवल आदर्शवादी ही नहीं बल्कि व्यवहारिकवाद भी था। उसका व्यवहार एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के आदमी थे अलेक्जेंडर द्वितीय। उन्होंने शुरुआती टाइम में अपने जो पिछड़ेपन नजर जिसको आए, देखा गया कि किस किस क्षेत्र में हम पीछे हैं, किस क्षेत्र को किस तरह से करें कि हम फिर से उभर सके। उन्होंने उसी पे जोर दिया, अपने दिमाग से काम लिया। जोश में जैसे होता है ना कोई होश खो बैठना, वैसा नहीं किया। उन्होंने दिल और दिमाग से काम लिया और रूस को उस समस्या से उभारने में कामयाब रहा। दोस्तों, अलेक्जेंडर द्वितीय जो प्रारंभिक सुधार की बात करें, उन्होंने पहले फोकस किया किस किस क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है। उस टाइम दोस्तों कृषक दास हुआ करते थे। कृषक लोग को, जो बड़े लोग होते थे, पादरी लोग या ईसाई लोग, कुलीन वर्ग के राजकीय परिवार में गुलाम बना के रखा करते थे। और दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे थे, न्याय के क्षेत्र में काफी पीछे थे, प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूरी अस्त व्यस्तता आ गई थी, सैनिक संगठन जो था वो पूर्ण रूप से अच्छी नहीं थी। ये सभी क्षेत्र में उसको लगा कि मुझे काम करना चाहिए। उन्होंने अपना प्रारंभिक 10 वर्षों तक अपने आंतरिक व्यवस्था पे काम किया और प्रारंभिक काल में 10 वर्षों तक सुधार किया। इसीलिए अलेक्जेंडर द्वितीय को दोस्तों जार मुक्तिदाता भी कहा गया है। आइए दोस्तों हम बात करते हैं पहले उसका प्रारंभिक सुधार के तौर पे क्या था। कृषक दास को मुक्ति दिलाना पहला काम करता है दोस्तों। जहां तक कि सबको पता था उस टाइम जब रसिया उस समस्या में फंसी हुई थी, तो रसिया में बहुत सारे कृषक वर्ग को दास बना कर रखे हुए थे। राजकीय परिवार के लोग, कुलीन वर्ग के लोग, ईसाई वर्ग के लोग। उस टाइम दोस्तों यूरोप के अदर कंट्री के देश भी रूस की निंदा क्या करते थे, इनको घिन नजर से देखा करते थे, क्योंकि यूरोप के लगभग कंट्री में ये प्रथा, दास प्रथा खत्म हो चुकी थी, लेकिन रूस में उस टाइम प्रचलित थी। वो लोग भी घृणा की दृष्टि से देखता था। और इसको भी अलेक्जेंडर द्वितीय को भी लगा कि राष्ट्रीय जागृति को या राष्ट्रीय भावना को विकास में कहीं न कहीं एक कृषक दास की बाधा बन रही है, इसीलिए इसको मुक्त किया जाए। इसी कारण दोस्तों सबसे पहले वो कृषक दास पे काम किया। उस टाइम दोस्तों 4.5 करोड़ कृषक वर्ग दास बन के थे, गुलाम बन के थे, जिसमें कि 2 करोड़ 30 लाख राजकीय परिवार से जुड़े हुए थे और 2 करोड़ 20 लाख जो था दोस्तों वो ईसाई कुलीन वर्ग के अधीन काम करते थे। इसी कारण से उन्होंने दोस्तों चाहा कि सभी को मुक्ति कर दे। यही कारण था कि मार्च 1861 ईस्वी में उन्होंने एक्ट जारी किया, एक कानून घोषित किया, जिसके तहत सभी कृषक जो भी दास थे, गुलाम थे, सभी को मुक्ति मिल गया। उस मुक्ति मिलने से तो नहीं चलेगा। आप तो मान चलिए कि कोई अगर काम कर रहा है तो उस टाइम अपना जीविकोपार्जन उसी पे निर्भर था। तो अब निर्भर रहने के लिए दोस्तों अब क्या करता है, ये लोग को खाना
खाने के लिए, जीविका परिवार चलाने के लिए साधन चाहिए था। इसीलिए के बहुत सारे निर्णय भी लिए अलेक्जेंडर द्वितीय ने। दोस्तों अलेक्जेंडर द्वितीय क्या क्या निर्णय लिए बताते हैं। पहली बात तो इसको जो नागरिक का जो अधिकार पूर्ण रूप से दे दिया गया, और कुलीन वर्ग से जो भी थे और राजकीय परिवार से जुड़े हुए जो भी लोग थे, उनके कुछ परसेंट भूमि को इसको दे दिया गया था कि जो कृषक दास थे इनको सौंप दिया गया ताकि अपना जीविकोपार्जन सही से कर सके। पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया। अब इसके ऊपर कोई भी तरह की पाबंदी नहीं थी, आपको यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। लेकिन दोस्तों वहां पे एक पंच चिन्हिका का निर्माण किया गया ताकि जो आपसी मामले में कोई तरह की समझौता करना हो तो वो इस सबके मामले को सुलझा सके। और दोस्तों उन लोग के, अब तो मान चलिए कुछ अगर आपको दे हम तो उसके बदले में आप हमको कुछ दीजिएगा, उसीलिए एक व्यवस्था किया गया मुआवजा का कि कुछ परसेंट जो भूमि दान, कुछ परसेंट भूमि जो दी गई थी किसान वर्ग को, उससे कुछ मुआवजा के रूप में अपने मालिक को देंगे, ऐसा मतलब की व्याख्या कर दिया था पहले ही। इस प्रकार से दोस्तों देखें तो हम कृषक दास को पूर्ण रूप से मुक्ति मिल गई। अब दूसरा कदम उठाता है दोस्तों वो प्रशासनिक क्षेत्र में। अब प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या था दोस्तों, वहां की वो अस्त व्यस्त थी, पूरी तरह से ध्वस्त थी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जैसे कि अभी हम लोग का देश में राज होता है, उससे पहले प्रांत हुआ करते थे, प्रांत को जिला वाइज में कन्वर्ट किया दोस्तों। जिला वाइज में कन्वर्ट करने के बाद वहां पर स्थानीय परिषद की व्यवस्था की गई, और उप परिषद जिसको कि जिला परिषद कहा गया था, उस जिला परिषद की जो निर्वाचन पद्धति थी उसको जो जनता के द्वारा चुनने की प्रावधान किया गया। वहां की जनता के द्वारा चाहे डॉक्टर वकील सभी वर्ग के लोग मिलकर के उसको अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनेंगे, और जितने भी जिला परिषद निकलेंगे स्थानीय से जगह से, वहां से फिर वो सभी जिला परिषद मिलकर के दोस्तों अपने एक प्रांत के लिए परिषद को चुनेंगे। और सभी जो परिषद थे स्थानीय लेवल पे सबका दोस्तों सबका व्यवस्था किया गया था, जिसके पीस ऑफ जस्टिस का निर्माण करना, या कोई भी बिल्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना, रोड का मरम्मत करवाना, सफाई सुथरा पे ध्यान रखना, जैसे नगर निगम का लोग का भी है, इस सब सभी व्यवस्था बांट दिया गया था। इस प्रकार से दोस्तों प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में सक्षम रहा अलेक्जेंडर द्वितीय। अब दोस्तों हम बात करते हैं न्याय के क्षेत्र में सुधार। न्याय के क्षेत्र में क्या सुधार था दोस्तों, उस टाइम रूस में काफी भ्रष्टाचारी चरमोशीर्ष पे पहुंच गया था न्याय के क्षेत्र में, क्योंकि बंद कमरा में कोई फैसला हुआ करता था। अब कोई किसी के हाथों जज बिक गया, वकील बिक गया, उस क्या फैसला मिला, जो दोषी था उसको निर्दोष, जो निर्दोष उसको दोषी ठहरा दिया था। इसी कारण से इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि खुले में सार्वजनिक रूप से फैसला सुनाने का अधिकार क्या दिया, बंद कमरा को हटा दिया। और जूरी व्यवस्था का जो फौजदारी कानून हुआ करता था, उस पर जो बहस हुआ करता था, उसके लिए जूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और जो छोटे मोटे झगड़ा हुआ करते थे गांव लेवल पे, स्थानीय लेवल पे, उसके लिए गांव के द्वारा ही एक छोटा जज का निर्माण किया गया जो सुलझा सके। अगर उच्च मामला हो तो उसके लिए जो जार थे, द्वितीय थे, वो खुद ही प्रांत के लिए एक अलग शिक्षित कर्मठ को न्यायाधीश बना दिया गया था ताकि उच्च मामला को वो देखरेख कर सके। इस प्रकार से दोस्तों वो न्याय के क्षेत्र में भी अपना सुधार करने में सक्षम हो सके। अब अगला सुधार दोस्तों है वो शिक्षा के क्षेत्र में। उस टाइम दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में काफी मतलब नीचे चले गया था रूस, क्योंकि वहां के लोग सही ढंग से पढ़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि प्रतिबंधित हो गए थे, सब एक दूसरे को प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही वो रूस के शासक थे अलेक्जेंडर द्वितीय बने, सभी प्रतिबंधता को हटा दिया। सभी जो रूस के विद्यार्थी थे चाहते थे कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अगर विदेश जाना चाहते थे, अब वो जा सकते थे, किसी विदेश जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, उस पर कोई तरह की पाबंदी नहीं थी। और रूस में माध्यमिक और प्रारंभिक पे शिक्षा पे भी काम किया गया, कॉलेजों की स्थापना की गई, महिलाओं को शिक्षा के लिए भी व्यवस्था किया गया, 7 वर्षीय महिलाओं के लिए शिक्षा पाठ्यक्रम लाया गया, जो अध्यापक बनने की कोशिश करेगी उसके लिए 8 वर्षीय पाठ्यक्रम को लागू किया गया। और जो दोस्तों महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय 1872 में चिकित्सा विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया गया। महिलाओं के शिक्षा को लेकर के, सभी की शिक्षा को लेकर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए, जिस कारण से शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका सुधार देखने को मिला। अब दोस्तों नेक्स्ट होता है इसका सैनिक संगठन में सुधार। दोस्तों अलेक्जेंडर द्वितीय के समय में जो सैनिक संगठन थी वो काफी दोषपूर्ण थी, काफी त्रुटिपूर्ण थी, क्योंकि जो उस टाइम यूरोप के सभी देश सैनिक को अपने सभी आधार पर बदल चुके थे, आधुनिक आधार पर अपने आप को अपडेट कर लिए थे, आधुनिक दृष्टिकोण से सभी अपने आप को लेकर चल रहे थे। लेकिन उसका सैनिक फिर उसी पुराने मॉडल पे आधारित थे, जिस कारण से उन्होंने उसको बदलने की कोशिश की। बदलने की कोशिश में क्या की, अस्त्र शस्त्र का जो था नया आधुनिकरण अस्त्र शस्त्र का प्रयोग में लाया, जल सेना और थल सेना को भी स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश किया। समुद्री जहाज का मतलब कि जो विमान पोत होता है, लड़ाकू विमान पोत, उसका भी उन्होंने बहुत जोर शोर से
इकट्ठा करने की कोशिश किया और वहाँ पे एक कानून पारित किया, जितने भी मतलब वहाँ के नागरिक होंगे 20 वर्ष से ऊपर के युवक, वो 6 वर्ष तक सैनिक में काम करेंगे। इस प्रकार से दोस्तों जार अलेक्जेंडर द्वितीय अपना जो है सैनिक को जो थी मतलब कमी थी उसको भी दूर कर लिया। अब एक और सुधार दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में सुधार। दोस्तों उस टाइम आर्थिक भी काफी टूट चुकी थी, जैसे किसी का कमर टूट जाता है उसी प्रकार से रूस की कमर टूट चुकी थी आर्थिक क्षेत्र में। वो आर्थिक क्षेत्र में भी अपने सुधार लाने की कोशिश किया। सुधार लाने के लिए जो व्यापारी पे पहले बाधा डाले गया था, उस बाधा को हटा दिया गया। व्यापारी को आयात निर्यात करने का मतलब पूरी स्वतंत्रता दे दी गई। अब व्यापारी को कोई तरह की बाधा नहीं था, उल्टे उसको प्रोत्साहन दे दिया गया, प्रोत्साहन देने लगा उसको व्यापार करने के लिए। उद्योग इंडस्ट्री सबका अधिक जल्दी से जल्दी विकास पे काम फोकस करने लगा, काम करने लगा ताकि इंडस्ट्री का विकास हो सके। जल में जो है जल के माध्यम से जो होता था आयात निर्यात, उसके में अपने जहाज़ों की संख्या बढ़ाने लगी। रेल सेवा का मतलब कि विकास करने लगा, डाक सेवा का विकास करने लगा। इस तरह से दोस्तों आर्थिक क्षेत्र में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा सुधार लिया। इस प्रकार से 10 वर्षों में काफ़ी हद तक रूस में सुधार आई। इसलिए इसको अलेक्जेंडर द्वितीय को दोस्तों जार मुक्तिदाता के रूप में कहा जाता है। जब यह शासक दोस्तों बना था उस टाइम प्रारंभिक सुधार में उन्होंने जो उसके पिता निकोलस प्रथम थे, वो जो कुछ कैदियों को जो विद्रोह कर रहे थे, उस कैदियों को जो कैद करके साइबेरिया में बंद कैद किया था, उन सभी को दोस्तों छोड़ दिया, मुक्त कर दिया था। और राजनीतिक स्तर पे जो भी कैदी था अपना देश में उसको भी मुक्त कर दिया था ताकि वो लोकप्रियता पा सके। बात वो सही निकली, लोकप्रियता भी मिल गई, आर्थिक सुधार भी मिल गई। इस कारण से उसकी कुशलता से हम भली भांति परिचित हैं। यह एक अच्छे शासक की निशानी है, एक अच्छे शासक के रूप में काम किए। तो अलेक्जेंडर द्वितीय दोस्तों रूस के सबसे अच्छे शासक में गिने जाते हैं, अच्छे शासक माने जाते हैं। एक डूबती हुई नाव को उन्होंने बचाने की कोशिश की और पूर्ण रूप से वो बचा भी लिए। दोस्तों इतना ही लिखना है आपको एग्जाम में, ये आपकी अपनी भाषा है। इस भाषा में लिखने से आपको मार्क्स कटेगी नहीं और अच्छी मार्क्स मिलेगी। मैं आशा करता हूँ ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आएगी। अगर दोस्तों मेरे भाषा अच्छा लगे, मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, एनर्जेटिक फील कर अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। दोस्तों आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है और चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लेके मैं आप लोग के बीच में आऊँ। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा रूस के हिस्ट्री को ही लेकर के। तो फिलहाल मैं ये वीडियो में आप लोगों को फिर से एक बार जय हिंद।